Once again, we are starting. There was a minute fault due to electricity problem. So we are here. तो लियाकत अली ख़ान के जो कलीग्स थे, उन्होंने उन पर जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि दर हकीकत लियाकत अली ख़ान जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को जो है वो डिले कर रहे हैं और इस प्रोसेस की वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोसेस डिले हो रहा है। लेकिन लियाकत अली ख़ान दर हकीकत ये चाहते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं, मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। उस इलेक्शन की बुनियाद पर जो भी रिप्रेजेंटेशन हो, वो रिप्रेजेंटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आए और वो असेंबली अपने फ्रेश मैंडेट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के प्रोसेस को ना सिर्फ स्टार्ट करे बल्कि डिलीवर करे। तो कभी यकीन और गुमान ये था कि वो जो प्रोसेस होता तो उस प्रोसेस में माइनॉरिटीज़, दूसरे शोबाहा, जाते ज़िंदगी, जस्ट एग्जाम्पल प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इन तमाम पर मुश्तमिल जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है जब होगी नुमाइंदों की, तो हम एक मुत्तफ़िका कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन मुल्क के लिए हम बना सकेंगे। तो बहरहाल एक ब्लेम उन पे ये भी था कि दर हकीकत ये जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लियाकत अली ख़ान साहब मौजूद हैं और इनके जो दूसरे लोग हैं जो मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं थी, यानी कि दे डोंट हैव देयर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द पाकिस्तान, और इनकी कोई पॉलिटिकली जो इनका बैकग्राउंड जो है वो नहीं था। तो इन्हें ये खौफ था कि शायद अगर ये इलेक्शन में जाएंगे तो ये अपनी इलेक्शन में अगर नाकाम हो गए तो इनसे जो पावर है, जो ताकत है, वो छिन जाएगी। तो ये दो बड़े इल्ज़ामात जो कि लियाकत अली ख़ान पर लगाए गए और उनकी कैबिनेट पर लगाए गए, तारीख़ ने उन कैब के उन पर लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है वो दर हकीकत एक ऐसा मुत्तफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे तमाम इकाइयों, तमाम यूनिट्स, तमाम प्रोविंसेस की जो है वो मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है। बहरहाल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद लियाकत अली ख़ान ही वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने मुश्किल दौर में पाकिस्तान को संभाला और फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसी रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को उसका हिस्सा बनाकर उन्होंने ये बात साबित कर दी कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मुत्तफ़िका हुकूमत है, एक ऐसा मुत्तफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो है वो ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ को जो है प्रोटेक्शन हासिल हो, बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ ऑफ द सोसाइटी को जो है बुनियादी फैसिलिटीज़ हासिल हों। He disclosed his plan to me and others the interim constitution provided by the adopted Government of India Act 1935। इंटीरियम जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उसे अपनाया गया। He felt functioning satisfactory general election on the basis of adult franchise were a sure guarantee of the establishment of democratic institutions।
तो लियाकत अली ख़ान का ये ख्याल और तसव्वुर था कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 मुकम्मल तौर पर फंक्शनिंग है और वो तमाम चीज़ें डिलीवर कर रहा है जो कि उस वक्त के एतबार से ज़रूरत थी, और जनरल इलेक्शन जो कि रखे जाएंगे उसके नतीजे में आने वाले तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। लियाकत अली ख़ान ने एक स्पीच में इस बात को, इस अज़म को दोहराया और ये बात जो है वाज़िया की। लियाकत अली ख़ान himself responded to the criticism in his own way while addressing the Pakistan Day function in Karachi on August 14, 1915. He said, "The delay is inevitable because we want to frame our constitution on a new ideology." ताखीर दर हकीकत एक ऐसी हकीकत है जिससे हम राह फरार नहीं इख्तियार कर सकते, क्योंकि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोच रहे हैं या एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हम तजवीज़ करना चाह रहे हैं जिसकी आइडियोलॉजी आज से पहले मौजूद नहीं है, और वो आइडियोलॉजी है इस्लामिक प्रिंसिपल्स। However, many committees appointed by the Assembly for this purpose have completed the task allotted to them. Some delay is better than some vital mistakes, he argued. उन्होंने बताया कि बहुत सारी सब कमेटीज़ जो है बनाई हुई हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में अपना रोल, अपना किरदार अदा कर रही हैं, और जो बहुत सारा काम उन्हें दिया गया वो काम वो कर चुकी हैं और बहुत सा काम अभी बाकी है। लेकिन दर हकीकत ये बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में डिले हो, बजाय इसके कि हम कोई ऐसी मिस्टेक करें जो कि बाद में काबिल सवाल या काबिल बहस हो। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ये सेकंड कैरेक्टर है और ही वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हु हैड रिप्लेस्ड कायदे आज़म as the Governor General of Pakistan decided to assume the charge of Prime Minister after the murder of Liaquat Ali Khan, handing over the charge of the Governor General Ghulam Muhammad। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो कि दूसरे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने अपना चार्ज गुलाम मोहम्मद को दिया जो कि पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल थे, और ख़ुद लियाकत अली ख़ान के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अहद ले लिया, और वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है 19 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के बन गए। He was able to present the final report of the Basic Principle Committee, और वो इस काबिल थे कि वो फाइनल रिपोर्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की दिसंबर 1952 में पेश कर सकें। The final report beautifully solved the representation problem of both the wings of Pakistan by creating a balance between the two। इस नए रिपोर्ट में पाकिस्तान की दोनों विंग्स को मसावी तकसीम कर कर इस मसले का हल तलाश कर लिया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर रिप्रेजेंटेशन पर इख्तलाफ था। और द प्रायोरिटी फार्मूला विच इज़ आल्सो कॉल्ड द नाज़िमुद्दीन फार्मूला इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। और उन्होंने फिर एक रिप्रेजेंटेशन दी कि किस तरह जो है वो रिप्रेजेंटेशन किस इलाके की होगी। लेकिन बदकिस्मती से बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की फाइनल रिपोर्ट को भी वैसा ही तनकीद का सामना बनाया गया जैसा कि इससे पहले की गई रिपोर्ट थी, जो कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की इंटीरियम रिपोर्ट थी। द फाइनल रिपोर्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रूव्ड इवन लेस एक्सेप्टेबल देन द इंटीरियम रिपोर्ट, और फाइनल रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा नाकाबिल कबूल थी बनिस्बत इब्तदाई रिपोर्ट की। द लेटर हैड बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली बाय द बंगालीज, इसे जो है बुनियादी तौर पर बंगालीज ने जो है क्रिटिसाइज किया। द फाइनल रिपोर्ट मेट विद एन एडवर्स रिसेप्शन इन द वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में भी इसे वैसी ही गैर मकबूलियत हासिल हुई। द बंगालीज रिजेक्शन ऑफ द इंटीरियम रिपोर्ट was on the ground that
इट डिप्राइव्ड, उनका ये तसव्वुर था, उनका ये ख्याल था जिस बुनियाद पर उन्होंने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया कि दर हकीकत उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी का तनासुब सबसे ज़्यादा है और उनको मेजॉरिटी के बजाय माइनॉरिटी में तकसीम करके उनसे ये रिप्रेजेंटेशन का हक छीना जा रहा है। और इस बुनियाद पर उन्होंने जो है इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, जिसमें पाकिस्तान को 2 यूनिट में ईस्ट विंग एंड द वेस्ट विंग जो है वो तकसीम किया गया था। और फिर इसी रिजल्ट, इसी कॉन्फ्लिक्ट, इसी झगड़े, इसी बहस, इसी डिबेट, इसी आर्ग्यूमेंट और इसी डिस्कशन के नतीजे में जो है एक प्राइटी फार्मूला तजवीज़ किया गया, जिसे बाद में जो है वो मनसूख कर दिया गया। In early January 1953 to January 22, 1953, the Nazimuddin government faced many difficulties. नाजिमुद्दीन की हुकूमत को कई मसाइल का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर ग़िज़ाई किल्लत, अमन व अमान की सूरत, माशी और इकनामी गैर यकीनी, और ये तमाम चीज़ें, और फिर ख़ास तौर पर अहमदीज़ मूवमेंट, एंटी अहमदीज़ मूवमेंट। तो ये दर हकीकत वो अहम इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। और फिर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने 17 अप्रैल 1953 को हुकूमत को डिसमिस्ड कर दिया, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि जनाब ये इकनॉमिक कंडीशंस को डिटोरिएट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है डिटोरिएट कर रहे हैं, और इस बुनियाद पर ये इस काबिल नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो चला सके। द न्यू मैन टू बी पुट ऑन द थ्रोन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाज मोहम्मद अली बोगरा। और इसके बाद फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद जो मोहम्मद अली बोगरा थे, उन्हें दर हकीकत तख्त पर बिठा दिया गया। और इनका ताल्लुक जो है मशरकी पाकिस्तान से था, और ये एक सफारतकार थे जो उस वक्त अमेरिका में अपनी सफारतकारी की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया और उन्हें पाकिस्तान जो है वो का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, बजाय इसके कि वो ग़िज़ाई किल्लत, लाकानूनियत, बैड इकनॉमिक कंडीशंस को तवज्जो देते। उनकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो कानून साजी की तरफ मुर्तकिज़ हो गई। और फिर उन्होंने जो है एक इंटीरियम एक कमेटी बनाई और उसमें एक फार्मूला दिया गया जिसे मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूले से आज भी तारीख में याद रखा जाता है। और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से हल किया कि अपर हाउस वुड हैव 50 मेंबर्स and the lower from 10 East Pakistan and the 40 from West Pakistan. Out of the proposed of 300 seats in the lower house, 165 were to be allotted to the East Pakistan and the remaining would to West Pakistan. The Constituent Assembly adopted the Basic Principle Committee report including the Bogra formula on September 21, 1954. After adoption of the Bogra formula, the prospects of framing a new constitution were bright, but 2 steps taken by the Constituent Assembly drastically changed the scenario. दर हकीकत मोहम्मद अली बोगरा के बाद ये रिप्रेजेंटेशन का जो तस्वुर था ये किसी हद तक काबिल एड्रेस हो गया था, और अब इस बात की कभी उम्मीद थी और ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है वो पीसफुली डेवलप होगा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 2 स्टेप्स की वजह से इंतहाई तबाहकुन हालात पैदा हुए। उनमें से द फर्स्ट वाज द रिपीलिंग ऑफ पैराडॉक्स पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1949। सरकारी और अवामी नुमाइंदों को, पब्लिक नुमाइंदों को स्पेशली जो है उनको डिस्क्वालीफाई करने का जो कानून था उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई।
And the second step was the amend the provincial constitution, और कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 में कुछ अमेंडमेंट की गई जिसमें गवर्नर जनरल मोहम्मद गुलाम मोहम्मद के पावर्स को जो है कर्टेल किया गया, उन्हें कम किया गया। ये बात जो है द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को पसंद ना आई और उन्होंने उन्हीं स्टेप्स पर रिएक्ट किया और उन्होंने जो है फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे डिसॉल्व कर दिया 24 अक्टूबर 1954 को। और ये डिसोल्यूशन ऑर्डर डिड नॉट अफेक्ट बोगरा एंड द गवर्नर जनरल handed over powers to Bogra's newly reconstituent cabinet. To secure support of army and civil bureaucracy, the CNC Command and Chief Ayub Khan and Interior Secretary Iskandar Mirza were appointed as Minister for Defense and Home Affairs respectively. On the other hand, the reaction to the dissolution order was तमीजुद्दीन खान जो कि प्रेसिडेंट थे उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इस डिस्प्यूट को जो है हल करने के लिए वो चले गए सिंध हाई कोर्ट। यानी कि उन्होंने इस इशू को टेकअप किया और उन्होंने इस चीज को कहा कि ये इख्तियारात गवर्नर जनरल के पास हैं या नहीं कि वो मुत्तफिका या मौजूदा हुकूमत को बर्खास्त कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट में जब उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल की तो उनके मौक़िफ़ को फौकियत दी गई और 2 फरवरी 1955 को उनके हक में जो है वो फैसला दिया गया और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के इस अमल को गैर कानूनी अमल करार दिया गया। गुलाम मोहम्मद देन अपील टू द फेडरल कोर्ट और उन्होंने अपील की फेडरल कोर्ट को जो कि इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इन द डिसीजन ऑफ May 10, 1955 द फेडरल कोर्ट upheld द एक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल। तो 10 मई 1955 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नर जनरल के एक्शन को जो है वो सपोर्ट किया, डिक्लेयरिंग दैट द लेटर हैड द राइट टू डिसबैंड एंड कन्वेन द लेजिस्लेचर बॉडीज सिंस सुप्रीम पावर ओवर देम वेस्टेड इन द ब्रिटिश क्राउन। और उन्होंने इस चीज को जो है वो सपोर्ट में कहा कि ब्रिटिश क्राउन के पास ये ताकत है, ये पावर है कि वो असेंबली की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको वो डिसबैन कर सकती है, उनमें मदाखलत कर सकती है। और इसी बुनियाद पर जो है द वर्डिक्ट ऑफ द फेडरल कोर्ट वाज नॉट एम्ड ओनली टू जस्टिफाई द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर जनरल, इट आल्सो रूल्ड दैट ऑल द एक्ट्स पास्ड बाय द असेंबली सिंस इट्स इंसेप्शन वर इनवैलिड बिकॉज दीज वर नॉट असेंटेड टू बाय द गवर्नर जनरल। ना सिर्फ असेंबली के जवाज़ को, उसको डिसमिस करने के जवाज़ को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया, बल्कि उन तमाम जो है मामलात को, कवानीन को जो कि असेंबली जो है वो पेश कर चुकी थी, पास कर चुकी थी, लेकिन उन पर कॉन्सेंट गवर्नर जनरल का नहीं था, तो उसने उनको जो है वो मनसूख कर दिया। दिस पार्ट ऑफ द कोर्ट डिसीजन क्रिएटेड एन unprecedented legal crisis as a result of which the Governor General promulgated the state of emergency। इस कानून के नतीजे में, इस अमल के नतीजे में ऐसे हालात पैदा किए गए जिसके बाद जो है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। अब इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इसमें जो है फिर जस्टिस मुनीर और इस तरह के जो लोग थे जिनका एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत के तहत एक तारीख़ में जो है वो चैप्टर या एक तारीख़ में बदतरीन तारीख़ इंदराज है, जिसमें जो है
मुत्तफ़िका हुकूमतों को जो प्रोसेस को डिसबैन करने का जो इख्तियार दिया, दर हकीकत ये वो इब्तदा थी जिसमें पाकिस्तान की सिविल इदारों में, डेमोक्रेटिक इदारों में जो है वो ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई, आर्मी इन्वॉल्व हुई, बल्कि बाकायदा तौर पर पॉलिटिशियंस ने जो है वो इन इदारों को और इनके अफराद को वेलकम किया, जो कि एक ऐसा सिलसिला कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में है जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंतहाई नामसाइद हालात का सामना कल भी था, आज भी है और ना जाने मुस्तकबिल में कब तक होगा कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर और द रियल एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इस तरह के अवामिल के साथ मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉयड हो जाती है। बहरहाल, in his emergency ordinance, the Governor General had provided for an unelected body, the Constituent Convention, instead of an electoral assembly. But when he referred it to the federal court for obtaining the court advisory opinion, the court ruled that instead of Constitution Convention, the Governor General should convene a new Constituent Assembly on May 28, 1955. The Governor General issued the Constituent Assembly order, which provided for a procedure of setting up a new Constituent Assembly. According to the Constituent Assembly order, the new Constituent Assembly was to be elected by an electoral college consisting of the provincial assemblies of Pakistan. The second Constituent Assembly, unlike the first Constituent Assembly, which was dominated by the Muslim League, presented a different composition. The party position in the new house was Muslim League 26 seats, United Front 16, Awami League 13, Congress 4, Scheduled Caste 3, United Progressive Party 2 and Independent 16. Although the Muslim League once again emerged as biggest party in the assembly, but it was no position to form a government, and the only solution was to form a coalition government. Finally, the United Front from East Pakistan entered into alliance with Muslim League, and the coalition government led by Chaudhry Muhammad Ali was installed on 10 August 1955. The constitution making process was restarted. The problem then was not so complicated because with coalition government representing both the wings, the main hurdle was then removed. The draft constitution was presented in the Second Constituent Assembly in January 1956. After thorough discussion, it was passed in February and was assented to by the president in first week of March 1956. Finally, it was promulgated on 23rd March 1956. तो इस मुख्तसर सी तारीफ में जो है तहरीर में ये बात बयान की गई कि चौधरी मोहम्मद अली की जो हुकूमत 1955 10 अगस्त 1955 में वजूद में आई, उस हुकूमत ने वंस अगेन जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस को जो है रीस्टार्ट किया, और ये प्रोसेस दर हकीकत जो है वो फिर बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है तजवीज़ किया गया, जिसे हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 जो है इसे हम याद रखते हैं, और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 जो है उसको पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब गुल शहजाद सरवर की है, तो इसमें जो भी प्रोसेस या जो भी एक्टिविटीज़, स्ट्रगल्स, मूवमेंट की गई हैं, उनकी अपनी एक मुसल्लमा हकीकत है, जिसे हम विद द पैसेज ऑफ टाइम लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे और क्लास में भी डिस्कस करेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द पास्ट, present, because we have to look into the future, and without knowing the past and present we cannot predict about the future. Hope you will be listen these lecture with keen interest and will
give your positive feedback and response. Thank you.